हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज की जो क्लास है हमारी ईवीएस के संबंधित है, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और आने वाले टाइम में आपका सीटेट का एग्जाम है, जिसके लिए आपको ये क्लास लेनी चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और कटनी के हैं। ये कटनी जो है ये कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे आना चाहिए तकनीक की। ठीक है, अभी हम करते हैं सही। तकनीकें हैं, ठीक है। तो परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना या विचार मानचित्रण। तो बी और सी हैं, केवल डी, ए और बी या सभी। तो आप बताइए इसका क्या होगा। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए, आप पता है 1 से लेकर 5 तक के बच्चा कितना जानता है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण तकनीकें हैं, कौन सी महत्वपूर्ण होंगी। परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण दोनों। अगर क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो बच्चा सीखेगा देखकर, और परियोजना कार्य से भी वह सीखेगा। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आप पढ़िए इनमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि आपका पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं इस तरह से पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा तो इससे आपको एक बेनिफिट तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान ये होगा कि आप पढ़ने की आदत आपकी रहेगी नहीं, और आप वहाँ क्वेश्चन में काफी टाइम लगाएंगे पढ़ने में और समझने में। आप समझ समझ के पढ़िएगा। चलिए एक बार पढ़ देता हूँ। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि के कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। जब फसल कट जाती है उसके बाद कुछ सालों तक के लिए भूमि को खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई की जाती है। ठीक है, गहरी जुताई की जाती है अंदर तक। एक ही खेती में 3-4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, या आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। इसका जो सही होगा वो हमारा होगा दूसरा। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि की कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, और बांस खरपतवार जो होता है काट कर जला दिया जाता है, और उसके बाद एक ही खेती में 3-4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। इसमें बताना नहीं है, ठीक है। पूर्वानुमान, निर्धारण या निष्कर्ष निकालना या अवलोकन करना। हमारा इसमें जो नहीं होगा वो होगा निर्धारण करना, मतलब नहीं है। तो पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, और निष्कर्ष भी निकाला जाता है, और अवलोकन भी किया जाता है कि बच्चा कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है इस चीज का। अगला क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट का उपयोग करती है। विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकट का उपयोग करती है। ऐसी टिकटों के
उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभाव पूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साथ उतारा जाने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है या सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। बताइए। और आप अपने चैनल को लाइक तो सब्सक्राइब करें, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो भी 2-4 लोग देख पा रहे हैं लेकिन वो करते नहीं है, और शेयर भी करें, इससे अपने चैनल को और लोग देखेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे नहीं पता नए बच्चे कितने देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी 1-2 आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह से धीरे धीरे अपना चैनल ग्रो करेगा। तो इसमें जो है हमारा पहला और तीसरा, मतलब सी वाला, अलग अलग साथ उतारे जाने पर यात्री, देखो हमें पता है कि जब यात्री टिकट अलग अलग स्थान पर उतरते तो थोड़ी दूरी का थोड़ा टिकट लगता है, ज़्यादा दूरी का ज़्यादा पैसे लगते हैं। और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है। अगर हम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें टिकट की भी जरूरत होती है। तो ये चीज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों पर स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करने कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की अपेक्षा स्थिति और दिशा पर ध्यान दें। तो इसमें बताइए कौन सा सही रहेगा? मानचित्र के अनुसार अगर वह हमें बच्चों को मानचित्र दिखाना मतलब बताना चाहिए कि मानचित्र किस तरह से होता है, और दिशाओं का ज्ञान करने के लिए सबसे बेहतरीन इनमें से कौन सा तरीका होगा, वो ये पूछ रहा है। तो इनमें जो सबसे बेहतरीन होगा डी। इससे बच्चे अपने आसपास का दिशाएं भी जानेंगे, और साथ में जब वो बना के लाएंगे तो उनको अनुभव भी होगा कि हमारे घर के आगे किसका घर है, पीछे, पूर्व में, दक्षिण में, इस तरह से। ठीक है। फिर है, कक्षा 5 की अध्यापिका माइका चाहती है। ठीक है। जो कक्षा 5 की अध्यापिका है, माहिका, माहिका चाहती है कि, माहिका कोई है लड़की, कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कि वो चाहती है कि बच्चे उसके जो पौधे हैं उनको ध्यान से देखें, तो उसको क्या करना चाहिए? पश्मीना की पौधे भी सजीव होते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। ठीक है। इसमें होता यह समझना कि पौधे भी, यहाँ आएगा, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का आकलन। डी सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि ऊंचाई, पत्तों, गंध, उगने के स्थान में अंतर, इन चीजों से बच्चों को काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप,
संचालित करना और कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पना को समझना या सीखने वाले को प्रकृति और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। इसमें बताना है आपको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इसमें। डी, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। ये थोड़ा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अधिकतर जो बड़ा होता है वही होता है 90%, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र चित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणना और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ये आपको बताना है। क्या मिलता है? सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून और दिसंबर 2 महीने दे रखे 2007 और 2014 के, मोटा मोटा 7 साल का अंतर है दोनों में। पेट्रोल का मूल्य 2007 में क्या था और 2014 में क्या था, इस तरह से दे रखा है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ क्या आता हमारा जून, कहने का मतलब ये जो है, ये जो भाग है ये इसका है और ये जो भाग है वो इसका है, ठीक है। तो पेट्रोल 47.74 था और जो डीजल था वो 35.21 था 2007 में, और 2014 में 61.33 और डीजल 50.51 हो गया, ठीक है। अब उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमिकी ने अपनी नोटबुक में कोई देवमिति है देवमित है, उसने अपनी नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है, ठीक है। यहाँ ये आएगा, ठीक है, महंगा ईंधन। ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि की प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां अधिक खरीदनी चाहिए। तो इससे क्या है, 2 और 3 निष्कर्ष है। 3 और 4, 1 4 या 1 और 3, ये आपको बताना है इसमें से सही कौन सा होगा। बताइएगा आप। और जो भी देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जी। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसमें होगा हमारा बी, तीसरा, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल गाड़ियां अधिक खरीदनी चाहिए। क्या लगता है आपको? हमारा होगा डी, ठीक है, क्योंकि चौथा तो कहीं से कहीं तक मेल खा ही नहीं रहा है। इसका तो कोई मतलब निकलते ही नहीं है कि डीजल सस्ता है तो गाड़ियां डीजल की खरीदो सब। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। इसमें एक चीज नेगेटिव है, बाकी इसे छोड़कर किया जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक या अमूर्त से मूर्त, किसका करना चाहिए? केवल 4, ठीक है। मूर्त से अमूर्त को छोड़ के बाकी सबका सब हमें अनुपालन करना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की
संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। बताइए आप क्या कारण है एनसीएफ 2005 एवीएस की क्लास में कक्षा 2 की जो पर्यावरण नहीं रखा गया है। इसका है डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विविध विधि में निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैक्स कार्ड बनाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। या फिर है, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें, या विद्यार्थियों के पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, या विद्यार्थियों से यह कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। सबसे सही क्या रहेगा ये हमें बताना है। ठीक है, बताइए। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो सबसे अ, बड़ा होगा वो सबसे बेस्ट होगा। इससे क्या है, विभिन्न राज्यों के बारे में खाने का चर्चा करेंगे बच्चे, तो राज्यों के अनुसार ही खाना हमारा चेंज होता है। ठीक है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक खिलाते हैं, खिलाते नहीं हो या होगा हिलाते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हिलाते हैं। थोड़ी मिसप्रिंट ज्यादा है। इसका कारण यह है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, नेत्र होना चाहिए था, नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। इसके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, मतलब कि एक ही जगह होते हैं, वो इधर उधर हिल नहीं सकते हैं और घूम नहीं सकते हैं। मतलब हम जैसे कि दाएं बाएं पुतली घुमा सकते हैं अपनी और देख सकते हैं ऊपर नीचे, उस तरह से अधिकांश पक्षी नहीं देख सकते। इसके कारण वो है अपनी गर्दन हिलाते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ्रिजरेटर में सूचित करना। बताइए कौन सा होगा? या उन्हें संचित करना। ठीक है, ये सूचित नहीं होगा। तो इसका आपको पता ही है, आम का अचार नहीं खराब होता और आम के पापड़ खराब नहीं होता, बाकी हम कुछ भी कर लें आम हमारा सड़ जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य, केरल के निकटवर्ती राज्य के बारे में बताना है।
ये कौन कौन से हैं? तो केरल के निकटवर्ती राज्य आप लोगों को डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। या आप इंडिया का मैप देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। निम्नलिखित में से हमारे देश के लिए किस राज्य के अधिकृत लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या बिहार? आपको पता है नारियल कहाँ होते हैं? अधिकतर गोवा में। तो ज्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दांत हमेशा भरते रहते हैं? जो अगर दांत मतलब आगे के दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं? दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा? तो वो है हमारा गिलहरी, बी नंबर। ठीक है। अगला, ये सारा कुछ मैंने आपको आपके एनसीईआरटी नोट्स में लिखवा रखा है। 5-6 क्लासें हैं, उसमें देख लीजिए आप। और जो 15 नंबर की पैडागोजी वो तो मैं करा ही रहा हूँ, इसी में आपका सारा कुछ कवर हो रहा है। 30 के 30 नंबर का सेट लगता है। कोई किसान उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयुक्त उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयोगी बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? ये आपको बताना है इसमें से क्या रहेगा सही। अगर हम एक ही फसल बार बार करते हैं तो हमारी खेत बंजर हो जाते हैं, उसमें फिर कुछ नहीं उगता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में ये स्टेप दे रखे हैं। ये मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा रखा है, आपको याद करने के लिए कहा था। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और एनसीईआरटी के नाम से प्ले लिस्ट बनी, सीटेट एनसीईआरटी क्लास 4 क्लास 5 के पे है। ठीक है। जो क्लास 4 में है, जो भी लिखा है क्लास 5 में, जो भी बच्चों की किताबों में एनसीईआरटी की, वो तो पढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे से लगभग 12 12 अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बराबर मतलब 4 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहरी तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो ये है, ये डी, इसको छोड़ के बाकी सब सही है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ए बी, 1 2 3। ठीक है। ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। फिर है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 पर मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 पे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग, ये आपको बताना है कितनी थी। तो इसमें आपको बताना है, ये आप इसको सवाल के रूप में देखेंगे। देखिए, 2 तारीख को जा रही है और 3 तारीख को पहुंचेगी, इसका मतलब 24 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे।
लेकिन 24 घंटा से यहाँ थोड़ा कम है। अच्छी बात क्या है, 7:45 पर वह जा रही है और 4:45 पर पहुंच रही है। 45-45 हो रहे हैं, इसका मतलब मिनट तो बराबर ही है। तो हम इसमें देखेंगे, अगर ये 3 घंटा और आगे चलती तो 24 घंटे हो जाते। इसका मतलब 3 घंटा पहले, 4, 5, 6 और 7, 3 घंटे ही तो आ रहे हैं। अगर 3 घंटा और चलती तो 24 घंटे हो जाते, लेकिन ये पहले पहुंच गई है। तो इसका मतलब 24 घंटे में कितने कम है, 3 घंटे कम है। तो हमारे कितने हो जाएगा समय, 21 घंटे। और उसके बाद जो दूरी है वो कितनी है, 1140 किलोमीटर। तो हमारा जो हम्म, चाल जो चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय कितना है, 21 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो 21 से जब इसको भाग करेंगे तो लगभग ये आएगी 40.28। तो 50, तो वो लगभग में दे रखा है ना, लगभग में तो 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो यात्रा की दिशा बतानी है। नई दिल्ली में तो वो रह रहा है और वो सबसे पहले जाएगा भोपाल और फिर जाएगा रांची। तो वो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए नई दिल्ली किधर है। नई दिल्ली से जाने के लिए भोपाल किधर पड़ेगा, फिर रांची किधर पड़ेगा। तो नई दिल्ली ऊपर है मध्य प्रदेश, और भोपाल है मध्य प्रदेश में, यूपी से भी साइड से होता हुआ। तो सबसे पहले वो नीचे जाएगा, वो दक्षिण दिशा में। उसके बाद फिर जाएगा पूरब में। ठीक है, कहने का मतलब, जो भारत का नक्शा है वो इस तरह से मान लो, ये तो होगी दिल्ली, और ये हो गई एमपी, और ये हो गई हमारी रांची, झारखंड वगैरह। तो ये सबसे नीचे आएगा दक्षिण और फिर जाएगा पूरब में। इस तरह से होगा इसका, जो भी होना होगा। ठीक है, अगला है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। सभी जानवरों में, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। यह अंडे देते हैं, यह जहरीले होते हैं, यह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, या इनके शरीर शक्ल से लगे होते हैं। बताइए। तो इनमें है, यह अंडे देते हैं। ठीक है, अगला। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है क्या है, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठ को आनंददायक बनाना, या भाषा कौशलों को बढ़ावा देना। इसमें सबसे सटीक होगा वो हमारा बी। ठीक है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण का प्रदान करना। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव, मतलब जहाँ जल की कमी है, के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे
प्रारंभ की है? जल संरक्षण पर पोस्टर लगा बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसमें, हमें ये पता करना है। तो हमारा होगा सी, यह पता करके कि उन्हें ने अपने दैनिक जीवन में जल बचत कैसे प्रारंभ की है। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे जवाब देंगे, और जो नहीं कर रहा होगा वो करने की कोशिश करेंगे। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक के लिए आप अपने योजना में क्या शामिल करेंगे? क्रियाकलापों की एक स्त्री स्त्रीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तय सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, या फिर जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, या यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांति पूर्वक अवलोकन करे। सबसे अच्छा रहेगा हमारा ए, सबसे बड़ा वाला। क्रियाकलापों की स्वीकृत सीट पर स्थिति के बारे में तैयार करना और प्रमाणित और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। इसमें नहीं के बारे में है स्मरण करना, ठीक है, याद करना नहीं है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों? ये तो काफी आसान है, सरसों होगा। 28 क्वेश्चन है, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कांसा क्या है? यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रास का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। या ब्राज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती हैं। इनमें से कथन कौन सा है कांसे के बारे में? ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा होगा बी, पहला, इसे भट्टी में कॉपर और टीन की पिघलाकर बनाया जाता है, और आदिवासी लोग ब्रास को बस जो ब्रास का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों में से होने वाला रोग समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया और म्यादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, या चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार? आपको पता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छर से होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर? यदि इस मानचित्र पर कहीं दो शहरों के बीच की स्थिति 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहर के बीच की वास्तविक दूरी लगभग किलोमीटर में बतानी है। ठीक है, किसमें बतानी है? किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9.7 को दशमलव उठा के 20 नीचे और इधर 110 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको गुणा करेंगे हम तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और 11 को इससे कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97
और 97,77610 आएगा हमारा इतना। ठीक है, और ये आएगा मीटर में। ठीक है, और हमारा पूछा है किसमें, किलोमीटर में, और किलोमीटर में बनने के लिए किससे 1000 से क्या कर देंगे, मीटर से मीटर गया और ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। जो भाग करना है तो नीचे जितने जीरो है उस पीछे से गिन के वहां पे पॉइंट लगाते हैं, वो हमारा भाग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तो आप पसंद आए तो लाइक करना, लेकिन शेयर तो अवश्य करना और सब्सक्राइब भी कर देना।